अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और आप इसको आईसीएस पार्ट 1 भी कह सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है 2.3। उसका हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक किया था 2.3 जो कि आपका टॉपिक है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके अंदर पहले आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। आज हम उसी वीडियो को उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज इस वीडियो में हम 2.3 से हम अपनी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और इसको सीखेंगे आसानी से कि ये किस तरह हम बना पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत आसान वे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट बनाना कभी नहीं भूलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा 2.3 वेक्टर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह की हमें प्रोडक्ट मिल सकती हैं। या हमें स्केलर प्रोडक्ट मिल सकती है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे, या हमें जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वेक्टर प्रोडक्ट मिल सकती है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट जब भी मिलेगी ना तो याद रखिएगा आपने एक चीज को लाजमी अपने माइंड में रखना है, वो है आपका ये क्रॉस का साइन। जब भी आपको स्केलर प्रोडक्ट मिले तो ये डॉट का साइन, इसको ये दोनों को ना लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को याद नहीं ना रखते तो सच में आपसे ये टॉपिक कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए मिसाल के तौर पर ना हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा कि जी एक मेरे पास वेक्टर है एफ यानी कि फोर्स, उसको मैंने डॉट डॉट लगाया, उसको मैंने मल्टीप्लाई दिया डिस्प्लेसमेंट से जो कि वो भी एक वेक्टर है, तो हमारे पास आंसर आता है वर्क। लेकिन वर्क हमारे पास वेक्टर नहीं बन के आता, वो हमारे पास स्केलर बन के आता है। हमने वजूहात डिस्कस की थी कि क्यों ये स्केलर बन के आता है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में डॉट डॉट का लफ्ज आपको आ गया ना, तो याद रखिए कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट आ जाए ना तो उससे बनने वाली चीज जो होगी ना वो स्केलर प्रोडक्ट ही कहलाएगी। आप स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन यही डॉट की जगह अगर दरमियान में होता क्रॉस का साइन, कांटे का साइन, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या बनानी थी, उसने उसने वेक्टर प्रोडक्ट बनानी थी जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको जरा समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैंने उसको क्रॉस किया, मतलब उसको मल्टीप्लाई दिया, उसकी प्रोडक्ट बनाई, उसको मल्टीप्लिकेशन की बी वेक्टर से, दरमियान में आया क्रॉस का साइन। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि जो मेरी वेक्टर जो मेरी रिजल्ट बनेगा, जो मेरी आगे प्रोडक्ट बनेगी वो मेरी वेक्टर प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि ये क्रॉस दरमियान में आ गया। इज इक्वल टू मेरे पास आएगी ए बी साइन थीटा और एन ऊपर कैप, यानी कि एन यूनिट वेक्टर। अब इसको मैं रिलेट साथ साथ करता जाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट में ताकि आपको भूले ना, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, लेकिन यही हमने ना दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते थे ना स्केलर प्रोडक्ट में, तो हमने एक वेक्टर ए है डॉट लगाया, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई दिया, इज इक्वल टू हमारे पास आया ए बी कॉस थीटा, और कोई हमारे पास एन के ऊपर कैप नहीं थी आई। अब देखो, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट बन के आएगी ना, याद रखना उसमें दो चीजें आपको अजाफी मिलेंगी। एक तो कोस थीटा की जगह साइन थीटा मिलेगा, एक आपको एन के ऊपर कैप मिलेगी। पहले बात करते हैं कोस थीटा की जगह आपको साइन थीटा क्यों मिल रहा है। देखो मैंने आपको यह बताया था, जब भी कोस थीटा आपको मिलेगा ना तो याद रखना कोस थीटा हमेशा आता है जब आपका वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो। साइन थीटा तब आता है जब आपका वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो याद रखना स्केलर प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट में कोस थीटा आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। वजह क्या है? क्योंकि हम प्रोजेक्शन मींस साया, मैंने आपको बताया ना पिछली वाली वीडियो में प्रोजेक्शन के मतलब मैंने डिटेल में आपको बताया, जब प्रोजेक्शन बी ऑन ए होगा तो ए भी कोस थीटा आएगा, जब प्रोजेक्शन ए ऑन बी होगा तो फिर बी ए कोस थीटा आएगा, मतलब हम उसको ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट में क्यों कोस थीटा आता है, क्योंकि आपके जो दोनों वेक्टर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक ही एक्सिस के अलोंग होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं दोनों वेक्टर जो आपने ड्रॉ किए होते हैं। लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा ना तो याद रखना
साइन थीटा इस वजह से आ रहा है, एक तो आपका जो वेक्टर है वो अलोंग वाई एक्सिस आपका लाई कर रहा है, दूसरा अगर ये बात नहीं समझ में आती तो ये समझ लेना कि आपके जो दोनों वेक्टर हैं, जो दोनों वेक्टर आपने ड्रॉ किए हुए हैं वो आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक वेक्टर ए, इसको ऐसे बी वेक्टर और दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे वो साइन परपेंडिकुलर हो, चाहे वो साइन में हो परपेंडिकुलर, चाहे वो कोस में परपेंडिकुलर हो। अव्वल तो कोस में परपेंडिकुलर नहीं होता, साइन में ही परपेंडिकुलर होता है आपके दोनों एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वजह से ये यहाँ पे साइन थीटा आया। अब एन के ऊपर जो कैप है, एन के ऊपर कैप का मतलब क्या हुआ, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये क्यों आया, हमने इस फार्मूले में ये देखो, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करे। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटी या प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को जाहिर करे। तो यहाँ पे ए भी कोस थीटा है, कोस थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड को आपको बताता है। आया कि आपका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, जीरो मिनिमम है या नेगेटिव में है, तो स्केलर प्रोडक्ट में मैक्सिमम आपकी मैग्नीट्यूड कितनी हो सकती है 1, मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है 0, और नेगेटिव मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है -1। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको हल करके सोल्व करके आसानी से बताया था। अब देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड का तो पता चलेगा ही, लेकिन हमें डायरेक्शन का भी तो पता चलाना है ना। तो ये एन के ऊपर जो यूनिट वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो ये एन को ही समझना मेन मकसद है। अब एन को आप कैसे लिखोगे, एन को, एन मतलब क्या, एन डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्या, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखना मिसाल के तौर पे ना, अब हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एन के ऊपर कैप। अब देखो डायरेक्शन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है ए, मैंने परपेंडिकुलरली इसको ड्रा किया, तो एक मेरे पास दूसरा यूनिट वेक्टर है, ये है बी। अब ना मैंने ना यहां से मुझे ये तो पता चल जाएगा ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब एन कैसे मालूम करूंगा, अब एन मालूम करने के लिए आपको एक रूल आना चाहिए। जैसे देखो, जैसे अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हम हेड टू टेल रूल सीखते हैं ना, ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आपने वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्शन करनी है ना, जब आपको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो याद रखना आप उसमें डायरेक्शन को मालूम करने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे। ये देखना राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या मतलब, मैंने यहां पे हाथ रखा, ये राइट हैंड, ठीक है, यहां पे हाथ रखा, अब मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना, ये देखो ना ए क्रॉस ए, मैं इधर लिख देता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैंने करना है, डॉट नहीं लगा सकता, क्रॉस लगाऊंगा, ठीक है ना। अब ये देखो ए वेक्टर को घुमा के ऐसे बी वेक्टर के ऊपर लेके आया, तो ये मेरा थंब किस तरफ आया है, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, तो अपवर्ड कह लो, ऊपर की तरफ कह लो, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कह लो। जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एन यहां पे क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एन की डायरेक्शन क्या आई, नॉर्थ। ये जी मैंने नॉर्थ लिख लो, यहां स्टूडेंट्स आप यहां पे क्या लिख लो, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन भी, ठीक है। अब देखते हैं, अब जी अब क्या, जब हम बीए करेंगे, बीए क्या फिर भी यही आंसर आएगा, जैसा कि आपको पता है ना स्केलर क्वांटिटी में जब ए डॉट बी करें तो हमारे पास एक आंसर आता है ए बी कोस थीटा, और जब बी डॉट ए करते थे फिर भी हमारे पास आंसर वही आता था ए बी कोस थीटा। तो इसका मतलब वो ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या वो चीज यहाँ पे आती है। अब मैंने ना यहाँ पे बी ए करना है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर बी क्रॉस, यानी कि क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर क्या है, नीचे वाला, ए वेक्टर कहाँ पे है, ऊपर वाला। अब यहाँ पे मेरा हाथ रहेगा, मैं ना इसको दूसरी तरह से नहीं ड्रॉ कर रहा, क्योंकि अक्सर टीचर्स आपको दूसरी तरह से ड्रॉ करके बताएंगे, वो स्टूडेंट वहां पे उनका दिमाग, आपको पता है ना पहली दफा जब इंसान चीज सीखनी हो तो जितना वो कंफ्यूजन से बचे उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। अब देखो बी नीचे है, ए ऊपर है, अब मैं देखो यहां से मैंने राइट हैंड लिया, मैंने यहां से इसको उठा के ए ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा थंब किस तरफ को आ रहा है, ये देखो नीचे की तरफ को आ रहा है ना। ये देखो यहां से बी को मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे ए के साथ, तो थंब नीचे की तरफ आता है।
तो नीचे की तरफ क्या डायरेक्शन होती है, जो मैंने आपको डायरेक्शन इंडिकेटर बताया था उसमें नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है साउथ। तो यहां पे इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, जब मैंने बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आई मेरे पास, साउथ। अब क्या आप ये कह सकते हो ए बी साइन थीटा, सॉरी ए, हाँ जब हमने ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी किया तो हमारे पास आया ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन आई नॉर्थ। जब हमने बी क्रॉस ए किया तो हमारे पास ए बी साइन थीटा डायरेक्शन आई साउथ, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? नहीं स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होगी। पहले वाले की ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है अपवर्ड, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो इस तरह आप इसको नहीं कह सकते ये एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अब हम इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीपी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वाई? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब क्रॉस करें, मल्टीप्लाई दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दें, तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन आती है हमारे पास अपवर्ड या नॉर्थ। जब बी ए को करें तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन हमारे पास आती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी कि साउथ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ हम इसको ए क्रॉस बी को ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल है बी क्रॉस ए के। हाँ हम इसको ये कह सकते हैं, क्या? ये देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ ये बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ जब हम बी वेक्टर को बी क्रॉस ए वेक्टर का जब हम नेगेटिव ले लें, जब हम उसका नेगेटिव ले लें, नेगेटिव का मतलब होता है जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जब लिया तो वो क्या आया, ए बी साइन थीटा साउथ डायरेक्शन। तो जब इसका नेगेटिव करो, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि 1 ओवर बी क्रॉस ए, 1 ओवर बी क्रॉस ए मतलब 1 ओवर ए बी साइन थीटा साउथ डायरेक्शन। जब इसको 1 ओवर करोगे तो वो डायरेक्शन नेगेटिव से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के अपवर्ड की तरफ चल जाएगी, नॉर्थ की तरफ चल जाएगी। यानी कि माइनस यहाँ पे ये शो करता है कि जब आप बी क्रॉस ए का नेगेटिव लो ना तो इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वो डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, उससे वो पीछे वाली लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। लेकिन ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये देखो, अगर अगर आपके वेक्टर्स होंगे पैरेलल, पहले बात करते हैं पैरेलल, जैसे हमने वहां पे बात किया था। अच्छा स्केलर क्वांटिटी में पहले ये बताओ, अगर स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर्स हों, जब हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट बनाते थे, वहां पे जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते थे तो एंगल क्या बनता था, 0 डिग्री। तो जब वो पैरेलल होते थे तो एंगल कोस 0 किसके बराबर होता था, 1 के इक्वल। अब यहां पे क्या होगा, अब वेक्टर प्रोडक्ट में जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो याद रखिएगा आपका एंगल तो वही होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, लेकिन साइन 0 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपके वेक्टर्स होंगे एंटी पैरेलल, अगर आपके वेक्टर्स होंगे एंटी पैरेलल, अब पहले स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में अगर एंटी पैरेलल होते थे तो एंगल कौन सा बनता था, मतलब थीटा क्या आता था, थीटा 180 डिग्री आता था, और कोस 180 किसके बराबर होता था, -1 के। अब जब यहां पे होगा तो थीटा हमारे पास फिर भी 0 ही आएगा, ये याद रखना बात। और हमारे पास साइन 0 कितना होता है, साइन 0 हमारे पास
हमारे पास साइन जीरो होता है जीरो के बराबर। हाँ, अब इसको ऐसे भी कुछ टीचर बताते हैं क्या जी बेटा, जब आप इसको ना करेंगे एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री जब साइन 180 डिग्री आप लेते हो ना, साइन 180 डिग्री, तो वो भी आपका जीरो के इक्वल ही आता है। ओके, तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जब वेक्टर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके, तो हमेशा अगर वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो हमेशा उनकी मैग्नीट्यूड या उनका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, या उनमें अगर एंगल जीरो आ गया तो आपको पता है एंगल नहीं तो सारे फार्मूले में मल्टीप्लाई होना है। अब देखते हैं क्या परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब देखना, पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, तो वो आपको पता है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट में कोस 90 किसके इक्वल होता था, जीरो के इक्वल होता था। अब यहाँ पे किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, हम स्केलर प्रोडक्ट में, जब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में पैरेलल क्या आता था, पैरेलल वेक्टर्स होते थे, तो हमारे पास आंसर क्या आता था, 1 आता था। तो स्केलर प्रोडक्ट में जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो होते हैं मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लेवल पे होते हैं, उनको हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेक्टर्स। 1 मैक्सिमम, हमारा मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट में। और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा मैक्सिमम जो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड, वो भी 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, वो मतलब मैक्सिमम जो हम वेक्टर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं वो 1 ही हासिल कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो हम मिनिमम हासिल कर सकते हैं वो 0 कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी हम मिनिमम 0 हासिल कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम माइनस में भी हासिल कर सकते थे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट हम कभी भी माइनस में हासिल नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ये चीजें आपसे पूछता है, वो अक्सर पूछता है। ठीक है ना। अब हम इसकी सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हल करते हैं। व्हेन, यहां पे लिख लेते हैं, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के। तो करते हैं हम, ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमारे पास आंसर क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन, किसके इक्वल है, साइन 0 डिग्री, पैरेलल हमेशा 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, एन के ऊपर कैप। अब साइन 0 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आएगा ए बी साइन 0 0 के इक्वल एन वेक्टर। अब 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो पैरेलल में हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर्स किसी भी दो वेक्टर्स की जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, अगर तो वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे पास वेक्टर्स। अगर हम इन्हीं वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर की बात करें, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है ना, अगर तो वो स्पेस में है तो आई जे के आ जाएंगे, अगर वो प्लेन में है तो आई जी आएंगे। तो हम देखते हैं, अगर वो देखो इसी तरह, पहले मैं ना बना लूं क्योंकि वो बनाना भी बहुत जरूरी है, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये ऐसे ऐसे और ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको कहेंगे स्पेस में जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, के कैप। अब हम अगर फर्ज करें पैरेलल में लेना चाहता हूं, पैरेलल ना, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है आई क्रॉस आई, ठीक है ना, जे क्रॉस जे, के में के क्रॉस के। तो जब हमने स्केलर क्वांटिटी की थी तो तब आई क्रॉस आई हमेशा हमारे पास 1 आया था। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या आता है। फर्ज करो मैंने यहां पे किया आई क्रॉस आई, मैंने लिखा आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आई स्क्वायर साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखो इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर साइन 0 डिग्री एन के ऊपर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल आ गया, और एन के ऊपर कैप, इसका मतलब है 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आई क्रॉस आई कर लो, जे क्रॉस जे कर लो, के क्रॉस के कर लो, आपको आंसर हमेशा 0 ही आना है।
किसमें? व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर तो दो वेक्टर्स आपके हैं वो दोनों ही पैरेलल हैं, पैरेलल में है, सेम डायरेक्शन सेम उसका मैग्नीट्यूड, अगर वो दोनों पैरेलल में है तो चाहे आप उन दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट लो वो भी जीरो आएगी, अगर उन दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर निकालते हो, यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट निकालते हो तो वो भी आपके पास जीरो ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं तो क्या होगा? व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा? थीटा कौन सा बनेगा? एंगल कौन सा बनेगा? एंगल आपका 180 डिग्री बनेगा। अब देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखो, ए बी साइन 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। अब साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? ए बी 0 एन यूनिट वेक्टर, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, तो याद रखिएगा, एक की डायरेक्शन इस तरफ है तो याद रखिएगा अगर उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अगर दो वेक्टर्स आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही, मेरी फिंगर्स की तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, अगर दो वेक्टर्स दोनों पैरेलल हैं, उनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाह रहे हो, वो भी 0 के इक्वल ही आएंगी। ठीक है, अब हम इसका थर्ड करते हैं पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? जब नंबर थर्ड पे आ गया, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब देखो, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा? तब देखो, एक वेक्टर मेरे पास है ए, क्रॉस किया इसको बी वेक्टर से, इज इक्वल टू आया ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब क्या आएगा? इज इक्वल टू ए बी साइन कितना? साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। अब साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? ए बी 1 ब्रैकेट में आ गया 1, अब छोटी ब्रैकेट डालो ना चाहे, और n यूनिट वेक्टर, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू ए बी n यूनिट वेक्टर, क्योंकि 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा ए बी n यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, लाइक ऐसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हैं, और उनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आंस हमेशा क्या आएगा? मैक्सिमम आंस आएगा, 1 के इक्वल आएगा, मैक्सिमम आंस आएगा। अब देखते हैं, अगर दो वेक्टर्स हों, हाँ वो हों परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन उनके यूनिट वेक्टर मींस आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर वो प्लेन में है या स्पेस में है, तब उनका क्या आंसर आ सकता है? अब करते हैं कि अगर हमारे दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं, उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस क्या? आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर वो प्लेन में है तो आई कैप, जे कैप, अगर वो स्पेस में लाई कर रहे हैं तो आई कैप, जे कैप और के कैप, तो उनको अगर हम क्रॉस वेक्टर उनका मालूम करना चाह रहे हैं तो तब हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, इसको देखते हैं। अब पहले ये देखो कि अगर हम 3 डिमेंशन में लाई करें, मैं उसकी आपको एग्जांपल दूंगा, तो हमारे पास शेप कुछ इस तरह से आएगी, ये ऐसे, और ये, इसको कहूंगा एक्स एक्सिस, इसको कहूंगा वाई एक्सिस, इसको कहूंगा जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या बनता है हमारा? यूनिट वेक्टर आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग क्या यूनिट वेक्टर बनता है? जे कैप। और के एक्सिस के अलोंग, सॉरी, जेड एक्सिस के अलोंग क्या बनता है? के कैप। ठीक है ना? इसको आप समझ गए हैं। अब देखो, अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूं क्रॉस वेक्टर मालूम करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, ठीक है, आई को जे से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर? ध्यान से देखना और बहुत तवज्जो से आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने लिखा आई कैप, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो मेरे पास आंसर क्या आया? आई जे साइन थीटा एन डायरेक्शन। आई जे, आपको पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होती है, तो मैं इसको आई जे की मैग्नीट्यूड को 1 लिख सकता हूं ना। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि आई जे या के हो, इन सब के यूनिट वेक्टर जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई जे किसके बराबर है? 1 साइन 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। अब 1 और साइन 90 डिग्री ये भी 1 के बराबर है। अब n यूनिट वेक्टर,
ठीक है, n के ऊपर कैप। अब 1 1 1 और n के ऊपर कैप। अब ये n के ऊपर कैप, ये तो नहीं ना आंसर हो सकता किसका, i वेक्टर का क्रॉस j वेक्टर का। अब n मींस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी, मैं कहता हूं यहां पे डायरेक्शन आएगी, n नहीं आएगा आपका आंसर। ये देखना जरा ध्यान से देखना। अब ये है मेरे पास i, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस j से, तो ये देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड। जब मैंने इसको ना, इसको ये देखो ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा थंब इस तरफ बनेगा, क्योंकि ये उल्ट लिखा गया तो इस वजह। ये देखो ना, ऐसे मल्टीप्लाई इसको ऐसे करूंगा तो थंब मेरा इस तरफ को आएगा, के की तरफ, के की डायरेक्शन में मेरा थंब आएगा। तो इसका मतलब है जब i को j से मल्टीप्लाई करें ना स्टूडेंट्स, जब i को j से मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो डायरेक्शन आती है ना वो k की तरफ आती है, ठीक है, राइट हैंड रूल की मदद से। ये देखो ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगी मेरी, ठीक है ना, क्योंकि वो राइट हैंड है, वो सही से इस तरह व्हाइट बोर्ड में घूमता नहीं है ठीक तरह से। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू 1 के ऊपर कैप, ठीक है ना। अब 1 साथ में लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं अगर j को k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। अब यहां पे देखो मैंने लिया j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा j k साइन थीटा एंड डायरेक्शन। j के आपके पास कितने, j k की j वेक्टर, j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, ये हमेशा 1 होती है, इसको याद रखना। साइन 90 डिग्री n यूनिट वेक्टर, अब 1 साइन 90 भी 1 के बराबर, n यूनिट वेक्टर। अब 1 1 जार 1 और n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे जब मैंने j को k से क्रॉस किया तो मेरे पास डायरेक्शन क्या आएगी, ये देखो ये मेरे पास j है, ये मेरे पास k है। j को मैंने इस तरह घुमा के, j को मैंने ऐसे घुमा के ऐसे k की तरफ किया तो मेरा इस तरह आता है, थंब मेरा i की तरफ आता है, बिल्कुल i के ऊपर थंब आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है n की डायरेक्शन क्या होगी, जब मैंने j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, i यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह जब आप k को i से मल्टीप्लाई करेंगे, k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी ना, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, j यूनिट वेक्टर आएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर इज इक्वल टू k आई साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो के आई की मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, साइन 90 डिग्री भी 1 के इक्वल होता है, और n यूनिट वेक्टर, अब n यूनिट वेक्टर किसके बराबर आया, मेरे पास j वेक्टर के बराबर, j यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। तो इससे आपने क्या सीखा, देखो इससे आपने, मैं इसको समराइज करता हूं कैसे, ये देखना, जब ना दो वेक्टर्स आपके पास हो वो ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो दो वेक्टर्स हो ना, तो याद रखना आपका मैक्सिमम आंसर आएगा 1। अगर उन्हीं दो वेक्टर्स की जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके यूनिट वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना हो ना, यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी हो, तो अगर i को j से क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए i को j से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा k यूनिट वेक्टर। अब j को k से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा i यूनिट वेक्टर, और k को i से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका j यूनिट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से ना एक चीज और देखना, जैसे मैंने किया था ए को b से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता था ना ए बी साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर, और जब मैंने बी ए किया तो मेरे पास ए बी हमेशा माइनस बी ए के बराबर होता है। इसी तरह देखो जब आप i को j से मल्टीप्लाई करते हो आंसर आपका आता है k यूनिट वेक्टर, लेकिन जब इसको उल्ट करो, लेकिन जब j को i से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर क्या आएगा, तब आपका आएगा माइनस k यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये देखो ये j है, ये देखो ये j है, ये आई है, ऐसे घुमा के ऐसे करो, ये देखो थंब आपका ऊपर की तरफ k की तरफ चला गया और ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ शो करता है, ठीक है ना। याद रखना जब आप j को i से करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस k यूनिट वेक्टर, जब आप k को j से मल्टीप्लाई करोगे, जब j को k से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया i यूनिट वेक्टर, जब k को j से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका i यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन वो नेगेटिव i यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जब आप k को i से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया था j यूनिट वेक्टर, लेकिन आप यही काम रिवर्स करोगे, i को k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेगेटिव j यूनिट वेक्टर आएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम अपनी 4th नंबर प्रॉपर्टी करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट निकालना चाहें दो वेक्टर्स की, मैं लिख देता हूं 4th नंबर प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट। अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, जैसे ए वेक्टर है मेरे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर ए वेक्टर से, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर क्योंकि सेम है, इसका मतलब सेम का क्या मतलब होता है, पैरेलल है। दो वेक्टर जब आपस में जब भी वो दो यूनिट वेक्टर, चाहे वो ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वो डॉट में कर लो, चाहे क्रॉस में कर लो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो, बी को बी से मल्टीप्लाई करो, सी को सी से मल्टीप्लाई करो, डी को डी से मल्टीप्लाई करो, तो याद रखना वो हमेशा आपस में पैरेलल होंगे। हाँ, अगर तो वो डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर तो कोस 0 डिग्री आएगा। अगर वो वेक्टर्स कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो याद रखना हमेशा साइन 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, इसका मतलब तमाम आंसर आपका 0 आएगा। यानी कि हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो सेम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका आंसर हमेशा मिनिमम आंसर आता है, यानी कि 0 आता है आपका आंसर। ठीक है। अब 5th नंबर इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम दो वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, जब दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो तब क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आपने क्या करना है, आई के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, 1-2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप एनटीएस टेस्ट में बैठे हुए हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको बता देता हूँ। आपने ना जो तो इंजीनियरिंग है ना, प्री इंजीनियरिंग के, उन्होंने तो अभी पढ़ा होगा कि आपने डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है, जिसमें 3 रो 3 कॉलम होते हैं। आप स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में पढ़ा था जिसमें 2 रो 2 कॉलम होती हैं, तो उसमें आपने डिटर्मिनेंट जिसको उर्दू में कहते हैं मक्ता लेना, वो आपने सीखा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3 रो 3 कॉलम वाला सिस्टम आएगा। जो तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो तो जल्दी से समझ जाएंगे, लेकिन जो इसके हैं प्री मेडिकल के हैं उनको समझाने के लिए ये देखिएगा। अब देखो मेरे पास मैंने क्या करना है, फिफ्थ नंबर मेरे पास क्या है कि जब मैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जब मैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मिसाल के तौर पर देखो ए वेक्टर है मेरे पास, इसकी मेरे पास जो ए वेक्टर मेरे पास है 2i प्लस 3j, नहीं इसको मैं कर लेता हूँ 5j प्लस 7k, ये नहीं जी। और बी वेक्टर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 3i प्लस 5j, ये भी वही रखता हूँ, प्लस 7k वही रखता हूँ, ताकि आप इजीली समझ लो। ठीक है, बस मैंने ना ऊपर 2i लिखा है, नीचे मैंने 3i लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, अब आपने इसकी ना क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने सिंपल सा क्या काम करना है, इसको ना आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स की, जिसमें रो और कॉलम आ जाते हैं। अब देखो तीनों, यहाँ पे भी पहले वाले में भी 3 आपको यूनिट वेक्टर नजर आ रहे हैं, बी वेक्टर में भी आपको 3 यूनिट वेक्टर नजर आ रहे हैं, तो आई जे के दोनों में सेम सेम है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे लिखो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय या क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे बड़ा सा ये डालो आई जे के, ऐसे लिखो। अब आई के नीचे क्या है, आई के नीचे एक तो आपको 2 नजर आ रहा है और एक का आपको 3 नजर आ रहा है, ये लिख लिया। जे के नीचे क्या है 5, जे के साथ 5 है और फिर 5 है पॉजिटिव में, मैंने पॉजिटिव में लिखे। और के नीचे क्या है 7 है और 7 है। पहले आपने ये काम कर लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस काम करने के बाद यहां से मैं रिमूव करता हूं। ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, यहां पे आपकी 3 रो बन गई, 3 कॉलम बन गए। पहली रो क्या बनी आई जे के, दूसरी रो क्या बनी 2 5 7, तीसरी रो क्या बनी 3 5 7। अब पहला कॉलम आपके पास क्या बना I 2 3, दूसरा कॉलम आपके पास क्या बना J 5 5, तीसरा कॉलम आपके पास क्या बना K 7 7। अब आपने क्या करना है, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी है, तो आपने ये करना है पहली वाली रो से ना, पहली वाली रो का जो पहला एलिमेंट है, मीन पहली वाली रो का जो आई लिखा हुआ है, इसको कॉमन ले ले बाहर। ये देखें ऐसे, ए वेक्टर पहले डालें मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर ऐसे डालें इज इक्वल टू, आई को मैंने लिया कॉमन, और ये होता है डिटर्मिनेंट का ये साइन है, ये तो आपने देखा ही होगा, ऐसे सीधी लाइन। अब बाकी आपके पास क्या बचता है, बाकी देखो पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। आपके पास बच जाता है 5 7 5 7। ये कैसे, अब इसको ना ध्यान से देखना। देखो जैसे ही आपने ना आई को कॉमन लिया ना,
तो आई वाली पूरी रो छोड़ दो और आई वाला ही कॉलम छोड़ दो। इसका मतलब है आई वाली रो क्या है, आई जे के सारी छोड़ दो, और आई का कॉलम क्या है, आई के नीचे है 2 और 3, वो भी छोड़ दो। तो बाकी आपके पास क्या बचता है, 5 7 5 7। तो 5 7 5 7 ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जब ना 3 रो आ जाए ना, 3 कॉलम आ जाए, तो सेकंड रूल ये होता है कि आपने ना इतना काम करने के बाद फिर आगे माइनस का साइन डालना है। अब माइनस का साइन डालने के बाद आई के सामने, पहली रो में आई के सामने आपको क्या नजर आ रहा है, जे नजर आ रहा है, तो जे को कॉमन ले लो, जैसे आपने आई को कॉमन लिया। तो यहां से देखो मैंने माइनस डाला। अगर कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर पहले से माइनस हो, तो पहले से माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जे को लिया और यहाँ पे एलिमेंट आपके जो आएंगे वो आपके एलिमेंट आएंगे 2 7 3 7। पहले मैं लिख लेता हूं और फिर आ गया आपके पास के, प्लस का डाला साइन के, और यहाँ पे आएगा आपके पास के में आएगा 2 5 3 5। ये लो, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने माइनस डाला, जे को कॉमन लिया, जे को कॉमन लिया तो जे वाली पूरी रो छोड़ो, मतलब आई जे और के तीनों छूटे, और जे वाला कॉलम अब आपने छोड़ना है, जिसको कॉमन लेना उसका कॉलम छोड़ना है। अब जे के नीचे क्या है, 5 और 5, 5 और 5 को छोड़ा तो पीछे क्या बचा, 2 7 3 7। अब मैंने लिख दिया 2 7 3 7 और लाइनें ऐसे डाल के, जो मेरे पास ऐसे स्ट्रेट लाइनें होती हैं। फिर अब नेक्स्ट रूल क्या है कि दरमियान में माइनस आएगा, फिर आपका प्लस आएगा के। अब प्लस डाला और थर्ड वन आपका एलिमेंट कौन सा है, पहली रो में के है। अगर के के साथ होता नेगेटिव लिखा होता तो याद रखना आपने प्लस माइनस माइनस हो जाना, आपने माइनस के को बाहर कॉमन लेना है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब के वाली सारी रो छोड़ो, मतलब आई जे और के ये तीनों छूट गए। अब के का कॉलम छोड़ो, के कॉलम के नीचे क्या है, 7 और 7। अब यहां से क्या बचे 2 5 3 5, तो मैंने लिख दिया 2 5 3 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये यहाँ पे 5 5 7 5 7। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आई मैंने कॉमन लिया, 5 7 आर 35 माइनस 35। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप भी डायरेक्ट ही करना, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ पे लगाया फार्मूले का जे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 2 7, 2 7 था, 2 7 3 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 आर 14 माइनस 3 7 आर 21। तो ये मैंने लिखा 14 माइनस 21। अब प्लस के, अब के में क्या आएगा ध्यान से देखना, 2 5 3 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। ये लो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करते हैं, अब आगे सोल्व करते हैं। ये देखो इज इक्वल टू, आई मैंने ऐसे बाहर निकाला, 35 में से 35 निकालो तो 0 आ गया, इसका मतलब ये ब्रैकेट में 0 आया, माइनस जे आया। अब 14 में से 21 निकालो तो आपके पास आंसर आता है -7 बाहर, ठीक है ना। तो ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस के, और 10 में से 15 निकालो तो -5 आता है, ये लो। अब 0 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस। अब प्लस आएगा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो जे है बाहर, जे के साथ है माइनस, और माइनस 7 अंदर है, माइनस माइनस प्लस हुए तो 7 को जे से मल्टीप्लाई करो तो 7 जे आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, क्यों, ये इस तरह होगा, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना जब के साथ, तो ये आएगा हमारे पास -5 के। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। क्या, जब हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7, या ऐसे लिख लो 0 प्लस 7 के, 0 प्लस 7 जे -5 के, या ऐसे लिख लो या 0 खत्म कर लो। आप सिंपल सा आंसर क्या लिखो, सिंपल सा आंसर लिखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 जे -5 के। जी ये मेरे पास आंसर आ गया। आपने इस तरह इसको सोल्व करना है। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाता है, एक कंप्लीट आपका ये 2.3 जो लेक्चर है वो कंप्लीटली सोल्व हो गया। इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर हमारे तमाम लेक्चर आपको अवेलेबल है। सिर्फ आपने जो भी लेक्चर ढूंढना है, आपने लेक्चर का नेम लिखें, उसके टॉपिक का नेम लिखें, जैसे 2.3 है, और साथ में प्रेस कर दें बाय CBEL यूट्यूब चैनल, तो आपको तमाम वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। इंतहाई इजी वे में समझाया, आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा मजीद गाइडलाइन इस तरह की मिलती रहेंगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।